नए शैक्षणिक सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद है कि हम लोग इस सत्र में रूबरू होकर अपनी क्लासेस कुछ ही दिनों में लेना शुरू करेंगे, लेकिन जब तक स्थिति थोड़ी सामान्य नहीं हो जाती, हम लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपनी पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। सेकेंड ईयर के जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो प्रमोट होकर सेकेंड ईयर क्लास में आ गए हैं, तो आप रेगुलर अपनी क्लास को ज्वाइन करें और पढ़ना शुरू कर दीजिए। उम्मीद है कि जल्दी ही हम कॉलेज जो है ऑफ़लाइन शुरू हो जाएंगे, लेकिन जब तक कॉलेज ऑफ़लाइन शुरू नहीं होते हम लोग ऑनलाइन अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। तो इस सत्र की पहली ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं विमला, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, आप सभी का एक बार फिर से बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि मेरी पढ़ाई हुई क्लास को आप अच्छे से समझेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है क्लास से रिलेटेड तो चैट बॉक्स में जाकर आप अपना मैसेज वहाँ पर टाइप करें। मैं वहाँ पर आपको जवाब जो है वो आपके प्रश्नों के उत्तर जो है देने की कोशिश करूँगी। हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे, हम लोग जो यहाँ पर पढ़ने जाएंगे, यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे अपनी क्लास में, आज जो हम डिस्कस करने जाएंगे वो सिलेबस के बारे में बात करेंगे। मैं आप लोगों को पेपर थर्ड, जो आपके सिलेबस में बॉटनी के 3 जो पेपर है, पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो जो पेपर थर्ड है सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग और इवोल्यूशन, उस पेपर को पढ़ाऊंगी और उसके बारे में हम डिटेल से अपनी आने वाली क्लासेज में चर्चा करेंगे। आज हम लोग सिलेबस के बारे में बता देते हैं आपको कि साल भर हम क्या क्या पढ़ाई करेंगे, साल भर हम किन किन टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, कितनी यूनिट्स हैं हमारे इस पेपर में, और कौन कौन से टॉपिक है जिनके बारे में हमें आने वाले दिनों में पढ़ना है। तो उसी की बात आज हम अपनी इसी शुरुआत की क्लास में करते हैं। यूनिट फर्स्ट जो है उसमें हम लोग जो पढ़ने जाएंगे वो है हिस्ट्री ऑफ सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी मेन आपका फर्स्ट जो पेपर का पार्ट है वो सेल बायोलॉजी है, जिसमें हम कोशिका विज्ञान का इतिहास पढ़ेंगे। साथ में हम सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, जो श्लीडेन एंड स्वान ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया है उस सिद्धांत के बारे में विस्तारित रूप से बात करेंगे। साथ में हम सेल साइकिल के बारे में और इसका रेगुलेशन कैसे होता है, किस तरह से बॉडी में सेल साइकिल रेगुलेट होता है, कौन कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, उनकी बात हम यहाँ पर इसमें करेंगे। साथ ही हम डिटेल में माइटोसिस और मियोसिस को पढ़ेंगे, इसके सिग्निफिकेंस की बात करेंगे। माइटोसिस की डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेज, एनाफेज, यहाँ पर प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और टेलोफेज के बारे में पढ़ेंगे। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड का यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम लोग सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है, सेल वॉल के फंक्शंस हैं, उसकी बात भी यहाँ डिटेल में करेंगे। साथ ही हम प्लाज्मोडेस्माटा यानी 2 सेल को कनेक्ट करने वाली जो संरचना होती है उसको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ये कैसे 2 सेल को कनेक्ट करके रहती है, प्लाज्मोडेस्माटा का क्या योगदान है सेल में, उसकी बात भी करेंगे। साथ ही डबल सेल मेम्ब्रेन ऑर्गन्स और सिंगल सेल मेम्ब्रेन ऑर्गन की हम यहाँ पर बात करेंगे। डबल सेल में जैसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे। साथ ही हम पेरोक्सिसोम, वैक्यूल और इनकी हिस्ट्री की बात करेंगे यूनिट फर्स्ट में। यूनिट सेकेंड क्रोमोसोम से संबंधित रहेगी। सबसे पहले हम क्रोमोसोम की संरचना, जो गुणसूत्र है उसकी हिस्ट्री, उसकी संरचना, साथ में किस तरह से केंद्रक जो होता है, जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में किस तरह से क्रोमेटिन पदार्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सोलेनॉइड मॉडल की हम बात करेंगे, न्यूक्लियोसोम की हम यहाँ पर बात करेंगे। जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो पैकेजिंग है क्रोमोसोम की न्यूक्लियस में, वो पैकेजिंग कैसे होती है, किस तरह से ये न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पैक्ड रहते हैं, वो बात इस टॉपिक में की जाएगी। क्रोमोसोम के विभिन्न प्रकार, पौधों में सेक्स डिटर्मिनेशन यानी हम कैसे डिटरमाइन करेंगे पौधों को, कि कौन सी थ्योरी यहाँ पर यूज़ करेंगे जिससे हम ये पता करेंगे कि पौधा जो है वो मेल है या फीमेल है। तो सेक्स ऑर्गन डिटर्मिनेशन थ्योरी की यहाँ बात करेंगे। साथ में हम म्यूटेशन की बात करेंगे, जो क्रोमोसोम में जो परिवर्तन होता है, जो अचानक जो चेंजेस होते हैं क्रोमोसोम न्यूक्लियोटाइड में, वो किस तरह से उस क्रोमोसोम को अफेक्ट करते हैं, वो
वो सिंगल बेस पेयर में चेंजेस हो रहा है या मल्टी बेस पेयर में चेंजेस हो रहा है, या किसी क्रोमोसोम का जो सेगमेंट है उसका डिलीशन हो रहा है, या सेगमेंट का एडिशन हो रहा है, या डुप्लीकेशन हो रहा है, उन सब की बात भी इस टॉपिक में की जाएगी। साथ ही हम न्यूमेरिकल वेरिएशन के बारे में बात करेंगे, क्रोमोसोम नंबर जो परिवर्तित हो जाते हैं जैसे एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। नॉर्मली जो क्रोमोसोम होते हैं वो 2x फॉर्म में होते हैं, लेकिन कई बार ये 3x, 4x, 5x, 6x जैसे मल्टीपल रूप में भी उपस्थित होते हैं। तो वो चेंज इन न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम, वो एक तरह से जो म्यूटेशन होता है वो क्रोमोसोम नंबर में परिवर्तन हो जाता है, उसकी बात यहाँ की जाएगी। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ म्यूटेशन का मॉलिक्यूलर बेसिस भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, इंड्यूस म्यूटेशन की बात की जाएगी। किस तरह से अचानक परिवर्तन होता है और किस तरह से हम म्यूटेशन को इंड्यूस कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो म्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं। उन केमिकल के प्रभाव से म्यूटेशन की जो घटना है वो बढ़ जाती है या म्यूटेशन क्रिएट हो जाता है क्रोमोसोम या डीएनए में, यहाँ उसकी बात की जाएगी। साथ ही हम डीएनए डैमेज और रिपेयर की बात करेंगे कि डीएनए किस तरह से बॉडी में डैमेज होता है, और डैमेज जब हो जाता है डीएनए तो रिपेयर कैसे होता है, कौन सी ऐसी ऑटो मैकेनिज्म है बॉडी में जिसकी वजह से रिपेयर हुआ डीएनए, डैमेज हुआ डीएनए रिपेयर हो जाता है। जब बॉडी में डैमेज डीएनए रिपेयर नहीं होता है तो लीड्स टू म्यूटेशन, वो म्यूटेशन की तरफ जाता है। साथ ही हम एपिजेनेटिक्स की यहाँ पर बात करेंगे। यूनिट 3 में हम बात करने जाएंगे। यूनिट 3 जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, उस यूनिट 3 में हम बात करेंगे नेचर ऑफ इनहेरिटेंस यानी मेडल की बात करेंगे। मेडल द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न प्रकार के नियम, जो मेडल के जो नियम हैं, मोस्टली जो मेडल ने नियम दिए थे, सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस, यहाँ उनकी डिटेल में बात की जाएगी। साथ में मेडल ने अपना जो प्रयोग किया था स्वीट पी पे, उसकी भी हम बात करेंगे कि किस तरह से इनके जनरेशन, कितनी जनरेशन तक उन्होंने अपना ये प्रयोग किया और कैसे इनके रिजल्ट को उन्होंने एनालिसिस किया है। इसके अलावा हम क्रॉसिंग ओवर की बात करेंगे अपने इसी यूनिट में। यूनिट 3 में क्रॉसिंग ओवर का मतलब है एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट, 2 क्रोमोसोम सेगमेंट का एक्सचेंज होना क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। जो कि हम सब लोग जानते हैं कि जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें मियोसिस होता है, तो मियोसिस की जो पेकाइटिन स्टेज है, प्रोफेज फर्स्ट की जो पेकाइटिन स्टेज है, उस पेकाइटिन स्टेज में मियोसिस की घटना होती है। तो ये उस पेकाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर का घटनाक्रम होता है। तो ये क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, किस तरह से होगा, उसकी बात करेंगे। साथ ही हम लिंकेज की बात करेंगे। लिंकेज का मतलब है कि कोई भी क्रोमोसोम है उसमें 2 जीन बहुत पास पास स्थित होते हैं, तो इन जीनों का एक फितरत होगा कि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में साथ साथ स्थानांतरित होंगे। जो जीन लिंकेज्ड होंगे उनमें क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना कम होगी। जीनों के मध्य जितनी दूरी बढ़ेगी क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना उतनी अधिक होगी। तो लिंकेज कैसे होता है और क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है उसकी बात हम यहाँ करेंगे। साथ ही हम डीएनए की बात करेंगे, डीएनए को पढ़ेंगे। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये कैसे सिद्ध किया, हर्जे एवं चेस का प्रयोग यहाँ पर हम पढ़ेंगे। उन्होंने किस तरह से, मेल्सन और स्टॉल का प्रयोग हम पढ़ेंगे, उन्होंने किस तरह से प्रूव किया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। हम सब लोग जानते हैं डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, तो ये सिद्ध कैसे किया गया, ये प्रूव कैसे किया गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो ये जो 2 प्रयोग हैं उसकी हम डिटेल में बात करेंगे। साथ ही हम डीएनए की संरचना और रेप्लिकेशन, प्रतिकृति, यानी प्रतिकृति का मतलब है डीएनए अपने जैसी बॉडी में सेल जो होती है उसमें वैसे के वैसे अपनी कॉपी बनाने की क्षमता डीएनए रखता है। ये प्रक्रिया रेप्लिकेशन कहलाती है। रेप्लिकेशंस में कौन से एंजाइम यूज होते हैं, कौन कौन से एंजाइम यहाँ पर काम आते हैं और ये पूरी प्रक्रिया कैसे होती है, उस प्रोसेस की हम बात करेंगे। साथ ही हम लोग डीएनए और प्रोटीन इंटरेक्शन की बात करेंगे। जीन का मॉडर्न कंसेप्ट है यहाँ पर हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें प्रोडॉन, कोडिंग सीक्वेंस और टर्मिनेटर जीन कौन से होते हैं उसकी हम बात करेंगे।
इधर हम आरएनए पॉलीमरेज और ट्रांसक्रिप्शन, जनरल ट्रांसक्रिप्शन यानी डीएनए जो होता है उस डीएनए से एमआरएनए कैसे बनता है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एमआरएनए की हम डिटेल संरचना यहाँ पर पढ़ेंगे। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट यानी ओपेरॉन मॉडल की बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक जीवों में जीनों का रेगुलेशन कैसे होता है। बॉडी में जो जीन होते हैं ना वो रेगुलेट होते हैं, वो अपना एक रेगुलेट फंक्शन करते हैं। तो ये रेगुलेशन कैसे होता है इसको समझाने के लिए ओपेरॉन ने, जैकब मोनेड ने ओपेरॉन थ्योरी प्रस्तुत की है, ओपेरॉन मॉडल प्रस्तुत किया है। उस मॉडल की हम बात करेंगे। ये मॉडल प्रोकैरियोट के लिए दिया गया है। उसी तरह से ब्रिटेन एवं डेविडसन ने यूकैरियोट के लिए भी ये मॉडल प्रस्तुत किया था, उसकी बात भी हम यूनिट 3 में करेंगे। यूनिट जो 4 है वो आपकी प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड है। उसमें हम पादप प्रजनन की बात करेंगे कि जितनी भी किस्में आज के टाइम आप देख रहे हैं जो किस्में अधिक उत्पादन देती है या जिन किस्मों से उत्पादन बहुत अधिक हो रहा है, इन किस्मों को हमने कैसे विकसित किया है। चाहे आप हाइब्रिड बाजरा लेकर आ रहे हैं अपनी खेती में बुआई के लिए, चाहे आप वीट की खेती कर रहे हैं या और भी हाइब्रिड जो सीड आप काम में ले रहे हैं, जो उत्तम क्वालिटी के जो बीज आप खेतों में खेती के लिए काम में ले रहे हैं, उन बीजों का प्रोडक्शन हमने कैसे किया है, किस तरह से उन बीजों को बनाया गया है ताकि वो कम समय में अधिक उत्पादन दे सके। यही यहाँ पर हम बात करेंगे। जहाँ पर हम कंसेप्ट ऑफ सेंटर एंड नॉन सेंटर यानी हार्लेन हाइपोथेसिस की बात करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, डोमेस्टिकेशन यानी किस तरह से शुरुआत में खेती की गई, कैसे पौधों को डोमेस्टिकेट किया गया। डोमेस्टिकेशन का मतलब है घरेलूकरण यानी पालतूकरण, पालतू बनाना एक शब्द है ना। आप मोटे तौर पर देखें तो पालतू यानी कि पौधे, शुरू में तो खेती था नहीं, पौधे जंगलों में उगते थे, तो कैसे इन जंगलों से लाकर हमने पौधों को खेती करना शुरू किया और कौन सी ऐसी टेक्निक हैं जिनकी सहायता से आज के समय में हम हाइब्रिड नई किस्मों का विकास करने में सक्षम हुए हैं। जैसे उन जो मेथड्स हैं उनमें सिलेक्शन, क्लोनल प्रोपेगेशन, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन ब्रीडिंग आदि ऐसी तकनीक हैं। इन सभी तकनीकों की सहायता से, इन सभी विधियों की सहायता से उत्तम क्वालिटी के बीजों को तैयार किया गया है। इसके अलावा हम इस यूनिट में बात करेंगे कि वीट पर क्या काम हुआ है, वीट की कौन कौन सी किस्में बनाई गई है, हरित क्रांति कब हुई थी, उस हरित क्रांति के लिए जिम्मेदार कौन है, हरित क्रांति से हमें क्या फ़ायदा हुआ है, क्या बेनिफिट्स हुआ है, हमने उस हरित क्रांति में गेहूं के उत्पादन में कितना फ़र्क देखा है। डॉक्टर यहाँ पर ऐसे में जो स्वामीनाथन हैं उनको, वो जो भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर कहलाते हैं, उनकी हम यहाँ बात करेंगे। और विश्व ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग की बात भी की जाएगी। साथ में बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ प्लाज्म यानी कि अगर आपने हाइब्रिड सीड कोई ऐसा पौधा है जिसके आपने सीड स्टोर करना चाह रहे हैं लंबे समय तक, तो आप स्टोर कैसे करेंगे। तो इसको स्टोर करेंगे हम जर्म प्लाज्म के माध्यम से, इसकी बात भी डिटेल में करेंगे। यूनिट 5 आपके लास्ट यूनिट है जो इवोल्यूशन से संबंधित है। वहाँ पर उत्पत्ति से किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है, जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई है, वो यहाँ उनकी बात की जाएगी, जिसमें कैटास्ट्रॉफिज्म, लैमार्क थ्योरी, डार्विन थ्योरी और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के एविडेंस, एवोल्यूशन की मैकेनिज्म, ओरिजिन ऑफ बेसिस ऑफ बायोमोलिकुलर इवोल्यूशन ऑफ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की जो जातियाँ हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। लैमार्क की थ्योरी, डार्विन की थ्योरी, इनकी डिटेल में बात करेंगे। साथ में हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स में एलील और जीनोटाइप, उसकी फ्रीक्वेंसी तथा हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल की बात भी करेंगे। तो ये 5 यूनिट आपके कोर्स में रहेगी जिनका हमें 1 बाय 1 यूनिट वाइज हम टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे, ताकि अब ये जो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने सिलेबस का दिया है, इससे आप लोग अपने सिलेबस से फेमिलियर हो जाइए। इस वीडियो को देखिए कि आपके माइंड में एक कंसेप्ट रहेगा कि हमें कौन सी अगली क्लास में क्या पढ़ना है। एक टॉपिक ख़त्म होने के बाद अगर आप सिलेबस को अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लेंगे तो आप ध्यान में रहेगा कि अगली क्लास में हमें क्या पढ़ना है। तो सिलेबस को ज़रूर अपनी नोटबुक में, शुरुआत में जो नोटबुक के पेज हैं उस शुरुआत में अपने नोटबुक में उसको आप लोग नोट कर लीजिए और जैसे जैसे हम पढ़ें अपने नोट्स आप लोग तैयार करते जाएंगे।
ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी अपना कोर्स पूरा करें, टाइम पे पूरा कर पाए और ऑफलाइन हम लोग मिलें और अपना कोर्स आसानी से। ब्लैक बोर्ड स्टडी जो होती है वो बेस्ट स्टडी है। ऑनलाइन क्लासेस में हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में मुझसे बात करते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम के पूरा सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगी। तो ये आज का सिलेबस का टॉपिक है। सिलेबस को अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको पढ़ते वक्त किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न का सामना नहीं करना पड़े। आप उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे सेशन में और जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू।